तो गाइस आज हम बात करेंगे कावलून कपो का मानवा के चैप्टर नंबर 16 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं ryukai जो कि ड्रैगन हेड से हेडक्वार्टर्स में मिलने के लिए आ रखा होता है हांगकांग के। ryukai ड्रैगन हेड के दरवाजे के बाहर पहुंच चुका होता है और ryukai के साथ जो उसका सौतेला भाई ryuan होता है वो बाहर से कहता है, ड्रैगन हेड मैं ryuin बोल रहा हूँ, मैं अपने साथ कुछ मेहमानों को लेके आया हूँ। ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। इसके बाद ये सारे के सारे लोग अंदर आते हैं और ryukai ड्रैगन हेड को कहता है, काफी समय बाद मिल रहे हो ड्रैगन हेड। भले ही ड्रैगन हेड अब बूढ़ा हो चुका होता है लेकिन उसके बावजूद भी ryukai की नजरें ड्रैगन हेड को देख के याद कर रही होती है कि पहले ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक हुआ करता था, लेकिन अब इस बुढ़े में वो बात नहीं है। अब ये किसी सांप की तरह है जो काफी ज्यादा लालची है। हालांकि सांप लालची नहीं होते पर भावनाओं को समझो। ryukai ड्रैगन हेड के बारे में अपने मन में यही सब कुछ बोल रहा होता है, लेकिन बाहर से ryukai ड्रैगन हेड को कहता है, आप अब भी पहले की तरह काफी अच्छे लगते हो ड्रैगन हेड। इतने में ही ड्रैगन हेड की नजर जाती है जिंटे की बहन के ऊपर और वो पूछते हैं कि आखिर ये लड़की तेरे साथ कौन है। ऑब्वियसली ryukai जवाब देता है कि ये मेरी बहन है और ड्रैगन हेड जो खुद ryukai का बाप है उसे पता ही नहीं कि इसकी एक बहन भी है। ड्रैगन हेड कहता है, क्या ये तुम्हारी बहन है? इसके बारे में तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। ड्रैगन हेड समझ चुके होते हैं कि अगर ये ryukai की बहन है तो हाफ सिस्टर होगी। इसका मतलब भले ही इस लड़की का बाप ड्रैगन हेड नहीं होगा लेकिन इस लड़की की माँ ryukai की माँ होगी। मतलब ये लोग संबंध तो ऐसे बनाते हैं किसी से मतलब कोई भी किसी से भी बच्चे कर दे रहा है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। और ये बुढ़ा ड्रैगन हेड एक इसकी नाजायज औलाद सिर्फ ryukai नहीं है। ना जाने हांगकांग में इस बुढ़े के कितने बच्चे घूम रहे हैं, इस बुढ़े को भी इस बारे में पता नहीं है। तो खैर ये हाफ सिस्टर वाली बात पूरी होने के बाद ड्रैगन हेड अपने बेटे ryuan को कहते हैं कि मेहमानों को उनका कमरा वगैरह दिखाओ जहाँ पे उन्हें रहना है। लेकिन ryuan का ईगो इस बीच में आ रहा होता है कि आखिर वो इनको कमरा कैसे दिखा सकता है, वो इनका नौकर थोड़ी है। इसलिए ryuan पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है लेकिन अपने बाप की बात ये टाल नहीं सकता, इसलिए इसको ऐसा करना ही पड़ता है। अभी ryukai के साथ जितने भी बंदे होते हैं ryuan उन सबको अपने साथ ले जाता है और ड्रैगन हेड ryukai को कहते हैं कि आजा तू मेरे साथ चल, चलते चलते तुझसे मुझे कुछ बातें करनी है। इसके बाद ये बुढ़ा और हरामी लौंडा दोनों खुली हवा में चले जाते हैं बात करने के लिए। चलते चलते ड्रैगन हेड ryukai से कहता है, तुम्हारी बहन बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह लगती है। क्या मेरी माँ की तरह लगती है? हाँ देखो, मुझे पता है तुम्हारी माँ के बाद तुम्हें काफी ज्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी होंगी। भले ही तुमने अपनी शुरुआत बहुत ही ज्यादा निचले स्तर से करी थी लेकिन आज के दिन तुमने ट्रायड की एक अपनी बहुत बड़ी ब्रांच बना ली है। इससे मैं सच में काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। जहाँ कुछ लोग कहते हैं वो मेरे बेटे हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन तुम वैसे नहीं हो, तुम उन कीड़ों से काफी ज्यादा अलग हो। ryukai सीरियस होके कहता है, ड्रैगन हेड आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपकी मदद के बिना नहीं कर पाता। वैसे आपने मुझे हांगकांग बुलाया, इसकी क्या वजह है? इसके बाद ड्रैगन हेड एक एग्जाम्पल के साथ कहता है, एक कार्प मछली पानी के ऊपर तैरती है सरवाइव करने के लिए, और जब मैंने देखा तुम भी अपनी किस्मत को बदल के सरवाइव कर रहे हो और इतनी दूर तक आ गए हो तो तुम्हें देख के मुझे कार्प मछली की ही याद आई थी। वहीं दूसरी तरफ ryuan तुम्हारा भाई, वो एक शिल्क कोई फिश की तरह है। भले ही ये मछली बाहर से दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन ये मछलियाँ यहाँ हेडक्वार्टर्स में बहुत ही सुविधाओं के साथ बड़ी हुई हैं। ryuan को ट्रायड का हेड बनाने वाला मामला काफी ज्यादा गंभीर है। अगला ट्रायड का लीडर सारे ब्रांच मैनेजर्स की मौजूदगी में बनने वाला है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ryuan ये सब कुछ अकेले संभाल पाएगा। इसलिए ryukai मैं चाहता हूँ तुम मदद करो ryuan की अगला लीडर बनने के लिए ट्रायड का। ये बात सुन के ryukai काफी बढ़िया करके किलस गया होता है लेकिन दिखाता नहीं। लेकिन ड्रैगन हेड अब भी बोल रहा होता है, वो दिन दूर नहीं है जब मैं अपने पूर्वजों के पास जाने वाला हूँ। अब तक जो कुछ भी ट्रायड में हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों में है और तुम अपनी और अपनी बहन की खुशी के लिए एक दूसरे की मदद करना। मेरे बेटे मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने तुम्हें कहा तुम वैसा करोगे। ryuan जो कि बुद्धा की मूर्ति के सामने खड़ा होता है वहाँ से एक अगरबत्ती उठाता है लकड़ी वाली और गुस्से में मुट्ठी बंद करके उसको तोड़ देता है और कहता है, जी फादर मैं समझ गया। मतलब कि ये सफेद बाल वाला बंदा आगे चल के कुछ ना कुछ तो कांड करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जिंटे और जिंगजाओ ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं और पिछले चैप्टर में हमने देखा था, आपको याद होगा कि जो ये जिंटे लोग हैं ये गैब्रियल चैंग को धप्पा करने के लिए जा रहे हैं। जिंटे जिंगजाओ से कहता है, क्या तुझे पूरा यकीन है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम खो चुके हैं? वैसे वर्ल्ड फेमस लैंडमार्क के पीछे कोई छुप सकता है, ये तो कोई भी नहीं सोच सकता, इसलिए ये सवाल पूछना लाजमी है। यानी कि जिस बंदे को ये ढूंढने जा रहे हैं वो किसी फेमस लैंडमार्क के पीछे वाली जगह पे छुपा हुआ है। तो खैर ट्रेन के बाद इसके बाद ये एक बोट पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं एक फिशिंग विलेज में। भले ये फिशिंग विलेज दिखने में काफी ज्यादा आम लग रहा होता है लेकिन ये एक इस तरीके का आइलैंड है कि यहाँ पे बहुत ही पुराने
समय पे एक एम्परर भी छुपा हुआ था। कुल मिला के ये जगह छुपने के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। ऊपर से ट्रायड की रीच अच्छी तरीके से यहाँ पे नहीं है और ऑब्वियसली ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि ये जगह हांगकांग से काफी ज्यादा दूर है। चलते चलते ये लोग अभी एक बोट की तरफ देखते हैं जहाँ पे इन्हें दो बंदे दिखाई देते हैं और जिंगजाओ जिंटे को कहता है कि हमें उसी तरफ जाना है। और यहीं पास पे हम देखते हैं एक व्हाइट कोट वाला बंदा किसी से कॉल पे बात करते हुए बोल रहा होता है, ठीक है हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आखिर ये कैसी जगह है, यहाँ के पानी से काफी स्मेल आ रही है। और ये जो बंदा होता है शॉनजिन ट्रेडिंग कंपनी का डायरेक्टर होता है जिसका नाम होता है नैम ग्युक ह्यूक। इसके बाद यहाँ पे व्हाइट कोट वाले बंदे का बॉस आता है और वो अपने बॉस को कहता है, सर इस तरफ आइए सर। और हाँ, जिंटे लोग यहाँ पे अभी किसी से मिले नहीं हैं और जो काले कोट वाला बंदा अभी अभी हमने देखा था अभी हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। दरअसल जिंटे लोग यहाँ पे आके एक कोपचे में खड़े हो गए होते हैं जहाँ से ये लोग दूरबीन से लोगों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। और ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया ये लोग यहाँ पे गैब्रियल चैंग को ही ढूंढने आ रखे होते हैं और गैब्रियल चैंग का दूसरा नाम गैब्रियल स्पियर भी होता है। जिंगजाओ जिंटे को बताता है कि जो गैब्रियल है वो लाइचा नाम के ड्रग को बनाता नहीं है बल्कि जिस मटेरियल से वो बनता है उसको वो यहाँ पे रखता है और जो लोग लाइचा को बनाते हैं वो मटेरियल गैब्रियल उन लोगों को पहुंचाता है। और अभी जिंटे लोगों की नजर गैब्रियल के लोगों के ऊपर ही होती है। दरअसल ये लोग वेट कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे गैब्रियल चैंग कब आएगा और जिंटे जिंगजाओ को कहता है, तुम्हारा मतलब ये है कि गैब्रियल उन लोगों को जानता है जो लाइचा बनाते हैं। आखिर ये सारे के सारे लोग वहाँ नीचे कर क्या रहे हैं। जिंगजाओ एक जगह पे बैठ जाता है और कहता है, दिन के टाइम तो बस ये लोग सामान इधर उधर करते हैं, असली काम तो रात को शुरू होता है। अभी रात होने में थोड़ा सा वक्त बचा है, तब तक क्यों ना तुम थोड़ा सा आराम कर लो यहाँ पे। तो खैर जल्दी ही यहाँ पे रात हो चुकी होती है और काली गाड़ी में यहाँ पे दो काले काले से बंदे आते हैं। मतलब वो लोग काले तो नहीं होते लेकिन अंधेरी की वजह से काले लग रहे होते हैं। और जिंटे की नजर इस कार के ऊपर ही होती है और जिंटे देखता है इस कार से वही बंदा उतरा है जिसको उसने फोटो पे देखा था, यानी कि गैब्रियल चैंग। जिंगजाओ जिंटे को कहता है कि तुझे नजर रखनी होगी आखिर ये कार और ये बंदे किस बिल्डिंग में जाने वाले हैं। लेकिन इतने में ही इनकी नजरों से कार गायब हो चुकी होती है, इसलिए गैब्रियल चैंग और कार कहाँ गए हैं ये बता पाना इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं ये दोनों यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग होके उनको ढूंढेंगे। इन दोनों ने अपने कानों में एक ट्रांसमीटर भी लगा लिया होता है, यानी कि जैसे ही इनको गैब्रियल चैंग दिखेगा ये दोनों एक दूसरे को बुला लेंगे अपने पास। जिंटे बिना समय गंवाए यहाँ से जाने लगता है लेकिन जिंगजाओ उसका कंधा पकड़ता है और कहता है, ध्यान रखना जितना कम एक्शन हो सके उतना कम एक्शन करना है हमें। ये बात मत भूलियो जिस गंजे को तूने मारा था उसी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है मैं समझ चुका हूँ। इसके बाद गैब्रियल चैंग जिस बिल्डिंग के अंदर गया था ये दोनों उसके बाहर आते हैं जहाँ पे एक गार्ड भी खड़ा होता है। ये कामचोर गार्ड खड़ा खड़ा होके सुस्ता रहा होता है और जिंटे इसके पीछे से आके इसकी गर्दन दबा के इसको जिंदगी भर का रेस्ट दे देता है। इस बंदे का रेस्ट इन पीस होने के बाद ये दोनों अंदर की तरफ देखते हैं और अंदर काफी ज्यादा सन्नाटा होता है और जिंगजाओ जिंटे को कहता है कि मैं उस तरफ जाता हूँ और तू दूसरी तरफ जा और अगर गैब्रियल दिखा तो मुझे बता दियो। इसके बाद ये दोनों फाइनली यहाँ से पूरी तरीके से अलग हो चुके होते हैं और हम देखते हैं एक अंधेरी सी गली में गैब्रियल चैंग यहाँ पे घूम रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं 9 ड्रैगन्स के 2 बंदों को जो शायद यहीं पे होते हैं। शायद ये दोनों ही लोग यहाँ पे कार पे आए थे। एक होता है डीमन ड्रैगन और दूसरी ये जो लड़की है ये है शायद शैडो ड्रैगन। शैडो ड्रैगन डीमन ड्रैगन को बोल रही होती है कि गैब्रियल इतना चौड़े में क्यों घूम रहा है वहाँ पे। डीमन ड्रैगन कहता है उसके काम करने का यही स्टाइल है। डीमन ड्रैगन शैडो ड्रैगन से पूछता है कि जो चश्मे वाले बंदे को तूने देखा था क्या वही किलर है वेव ड्रैगन का। वेव ड्रैगन यानी कि वही टकला जिसको जिंटे ने शुरुआत में मारा था हांगकांग में। शैडो ड्रैगन बताती है कि दरअसल वहाँ पे मैंने जितने भी बंदे देखे थे उन सब ने ही चश्मे पहने थे, लेकिन जो अलग एक चश्मे वाला बंदा था जो कि ब्लू ड्रैगन से फाइट कर रहा था उस बंदे का फाइटिंग स्टाइल बहुत ही गैर जिम्मेदार था, यानी कि वो बंदा बहुत ही जंगली तरीके से फाइट कर रहा था। हम देखते हैं गैब्रियल चैंग भी यहीं पे मौजूद होता है और डीमन ड्रैगन इन लोगों को कहता है जैसा हमने प्लान करा था चीजें हम बिल्कुल वैसी ही करेंगे और अगर वो चश्मे वाला बंदा जो ब्लू ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा था वो यहाँ पे हमें दिखा, इससे पहले कि डीमन ड्रैगन इसके आगे और कुछ कहता गैब्रियल चैंग कहता है अगर वो यहाँ पे दिखा तो उसका निपटारा करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इसके बाद गैब्रियल चैंग यानी कि ब्लैक ड्रैगन ये भी निकल पड़ता है अंधेरे में एक गश्त में। चलते चलते इसे सामने से हल्की सी आहट आती है। इसको लगता है वो चश्मे वाला बंदा यहाँ पे आ चुका है, बट यहाँ पे जो आहट होती है वो जिंटे की नहीं बल्कि जिंगजाओ की होती है। ब्लैक ड्रैगन बिना सोचे समझे जिंगजाओ के ऊपर तलवार चला देता है, लेकिन जिंगजाओ जैसे तैसे करके पीछे हट जाता है और इस तलवार के हमले से बच जाता है। लेकिन गैब्रियल ने तलवार के हमले करना बंद नहीं किया होता, वो लगातार जिंगजाओ के ऊपर तलवार चला रहा होता है और जिंगजाओ
फटी हुई हालत में उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है। ब्लैक ड्रैगन ने जिंगजाओ का चश्मा भी 2 टुकड़ों में काट दिया होता है और जिंगजाओ क्योंकि एक अच्छा फाइटर नहीं है इसलिए यहाँ से सिर्फ बचता बचाता भाग रहा होता है। बेचारा जिंगजाओ एक दीवार के पीछे छुप चुका होता है और ब्लैक ड्रैगन इसी तरफ आ रहा होता है और जिंगजाओ कहता है सिचुएशंस काफी ज्यादा ट्रिकी है यहाँ पे, लेकिन लगता है हमारा जैकपॉट लग चुका है क्योंकि मैंने उसको ढूंढ लिया है जिसको हम यहाँ पे ढूंढने के लिए आए थे। अब जिंटे ने जिंगजाओ का यह मैसेज सुना है या फिर नहीं, लेकिन दूसरी तरफ हम जिंटे को देखते हैं और जहाँ पे जिंटे होता है वहाँ पे काफी ज्यादा सन्नाटा होता है, वहाँ पे कोई नहीं होता। इस जगह पे काफी ज्यादा अंधेरा होता है लेकिन अचानक से इस जगह की सारी लाइट्स जल जाती हैं, जिस वजह से जिंटे की आंखें बंद हो जाती हैं और अचानक से यहाँ पे काफी सारे बंदे आ जाते हैं जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे जिंटे का हलवा बनाने के लिए आ रखे हैं। और जो जिंटे होता है उसने जिंगजाओ की आवाज सुन ली थी जब जिंगजाओ बोल रहा था कि जैकपॉट लग गया है, मुझे वो बंदा मिल गया है। लेकिन जिंटे अभी जिंगजाओ का जवाब देते हुए कहता है तू क्या बोल रहा था, तेरा जैकपॉट लग गया है सिर्फ एक बंदे को ढूंढ के, लेकिन मुझे लगता है मेरा तो यहाँ पे जैकपॉट का धमाका खुल चुका है क्योंकि यहाँ पे एक बंदा नहीं, यहाँ पे पूरी की पूरी पलटन है। जितने भी बंदे यहाँ पे जिंटे का हलवा बनाने के लिए आ रखे होते हैं उनकी भीड़ में से एक बंदा जिंटे के सामने आता है। ये बंदा दिखने में किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं लग रहा होता। दरअसल ये बंदा ब्लैक सोसाइटी गैंग का नंबर 3 का बंदा होता है। अब तक आपने इस मानवा में इस गैंग का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अभी जिंटे लोग हांगकांग से काफी ज्यादा दूर आ रखे हैं और यहाँ पे यही गैंग चलती है। ये जो ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला बंदा होता है इसका नाम होता है ली शोंग ग्वांग, जो कि जिंटे के सामने आके उसको कहता है आखिर तू कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो पंगे तो होने वाले हैं, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, लेकिन जिंगजाओ हरामखोर इतना बड़ा हरामखोर है कि उसको पता है कि जिंटे की बहन कहाँ पे है, लेकिन उसको बता नहीं रहा है और अपने साथ उसको लेके ना जाने कहाँ कहाँ डोल रहा है। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। अब मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।